हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। चलिए तो दोस्तों, आज हम कराने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल को देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। ठीक है। आज हमने दोस्तों सामान्य परिचय को दोस्तों पूरा डिस्कस करेंगे, जिसको हमने 6 पॉइंटों में डिवाइड किया है, यानी 6 पॉइंटों से हम इसको समझाएंगे। जैसे 6 पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, आप सभी को दिख रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल, और सेकंड अक्षांशीय विस्तार और भारत एवं कर्क रेखा है, और मानक समय और दूरस्थ बिंदु से संपर्कित देश। ठीक है दोस्तों, ये सभी पॉइंटों को आज ही हम इस वीडियो में सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है। जितना समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उससे नहीं आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था दोस्तों, क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों विश्व में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, 7 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है, 7 नंबर। और फर्स्ट पर कौन सा देश आता है दोस्तों, फर्स्ट पर आता है रूस। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कनाडा आता है, फिर आता है अमेरिका। ठीक है। इसी प्रकार चलते हुए क्रम से देखते हैं। इस अनुसार से हमारा ऑस्ट्रेलिया के बाद, यानी ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे। उसके बाद जो है 7वें नंबर पे हमारा देश आता है, जो देश का नाम है इंडिया। ठीक है, यानी भारत। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों। राज्यों की संख्या कितनी है भारत में, वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28। इसमें दोस्तों 29 दे रखे हैं, थोड़ा सा बैक डेट की बुक है, यानी 2018 से लिया है। तो मैं इसको आज प्रेजेंट में जो हैं उतने ही मैं आप सभी को बताऊंगा दोस्तों। कितने हैं दोस्तों, यानी 28 राज्य हैं आज, क्योंकि इससे पहले 29 थे। ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, जिस जम्मू कश्मीर को 2 यानी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है। तो आज राज्य हैं दोस्तों कितने हैं, 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को कब किया गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था। उसके बाद दोस्तों 31 अगस्त यानी 31 अक्टूबर 2019 को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित कर दिया गया है, जिसको जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। और इसके दोस्तों प्रथम उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल हैं दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या हैं दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों प्रथम उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के दोस्तों कौन है दोस्तों, तो राधा कृष्ण माथुर हैं। कौन दोस्तों, लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर हैं। ये हैं यहाँ के लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, यानी पूरे विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, यानी पूरे विश्व की लगभग 17.5% जो है जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दोस्तों। ठीक है। ये किसके अनुसार बोला जा रहा है दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ये बताया जा रहा है। तो इसके आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि क्या है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम कितना है दोस्तों, 2933 किलोमीटर है। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब चलो दोस्तों मैप वाइज भी इसे देखते हुए चलते हैं। ठीक है। मैप वाइज दोस्तों देख रहे होंगे आपका भारत जो है 7 नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पर है, तो 7वें नंबर पे। और फर्स्ट नंबर पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा रूस है। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। उसके बाद आता है दोस्तों कनाडा। ये आप सभी देख पा रहे होंगे
ठीक है। दूसरा है दोस्तों कनाडा, क्या है, दूसरा कनाडा है, और पहला रूस है, और थर्ड नंबर पे कौन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, क्या है दोस्तों, यूएसए। और दोस्तों चौथे नंबर पे आता है चीन, और चौथे नंबर पे चीन है, और पाँचवें नंबर पे क्या है, ब्राज़ील है, और छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। इसके बाद है अपना सातवें नंबर पर इंडिया। उसके बाद दोस्तों आठवें नंबर पे है अर्जेंटीना, क्या ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आठवें नंबर पर कौन सा देश आता है, तो अर्जेंटीना आता है। और नौवें नंबर पर कौन सा देश है, तो नौवें नंबर पर कजाखस्तान, कौन है दोस्तों, नौवें नंबर पर कजाखस्तान, और 10वें नंबर पे है अल्जीरिया, ठीक है। ये हैं 10 विश्व के सबसे बड़े देश, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दे दिया गया है, ठीक है। तो उसे 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला, क्या है दोस्तों, चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इसके बाद दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,38,588 गाँव थे। कितने थे, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने थे, 6,38,588 गाँव थे, जबकि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार गाँव की जनसंख्या कितनी थी, गाँव की संख्या कितनी थी, 6,40,932, ठीक है, 6,40,932 गाँव की संख्या थी। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, तो अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम समझेंगे दोस्तों, बिल्कुल मैप वाइज भी देखेंगे। क्या करेंगे हम दोस्तों, मैप वाइज भी देखेंगे। जो यहाँ पर आगे मैंने मैप भी ले रखे हैं, उन मैप वाइज भी हम समझेंगे यहाँ पर। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करें, भूपृष्ठ यानी क्या है दोस्तों, भूपृष्ठ विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु, यानी उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी बिंदु पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी से केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। देखते हैं दोस्तों क्या कहा जाता है, तो अक्षांश किसे कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे होंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी है, यहाँ पर उत्तरी अक्षांश रेखा है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल उत्तरी अक्षांश रेखा है ये वाली, और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, ये नीचे आप सभी देख रहे होंगे। ये बीच वाली है जो क्या है दोस्तों, बीच वाली भूमध्य रेखा है। यह उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर उत्तर वाली साइड में जो है गोलार्ध बने हुए, ये पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, इसके जो है चारों तरफ से ये बने होते हैं दोस्तों, किस तरह से, इस तरह से बने हुए होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो उत्तर वाली साइड होते हैं तो उन्हें उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाली जो साइड होती है ना, इस जगह जैसे ये गोले गोले बने हुए हैं तो इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। चलिए तो ये समझ में आया होगा आपके। चलिए तो अब आगे देखते हैं। बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। तो अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, क्या है दोस्तों, अक्षांश रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होते हैं जो पश्चिम से, क्या करा, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों के दर्शाया जाता है, सेकंडों में दर्शाया जाता है। क्या जाता है दोस्तों, अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो मैंने अभी आप सभी को बताया था,
यानी क्या कहा जाता है इसे, 0 डिग्री वाले को क्या कहा जाता है, तो भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भूमध्य रेखा। किस रेखा को, ये दिख रही होगी, मैंने अभी बताया ना 0 डिग्री अक्षांश वाली, ये है 0 डिग्री अक्षांश वाली रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अब आगे, क्या कहते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा के क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश को क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, यह आप सभी बिल्कुल समझ चुके हैं। ठीक है, मैंने बता दिया है, अब आगे देखते हैं। यह आगे, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितने 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब चलते हैं, 89 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगी, और तो दक्षिणी गोलार्ध में कितनी हो जाएंगी दोस्तों, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 रहेंगी। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर इन रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो 179 हो जाती है। तो ये कहते हैं इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 179 यानी 189 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 179 189 हो जाती है। तो किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है दोस्तों, ये आप सभी को दोबारा से दिखा देता हूँ। यानी इन रेखाओं के मध्य की दूरी, यानी जैसे कि ये दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों, ये जो दे रखी है ये वाली लाइन मैंने खींची है, तो इनके मध्य की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान एवं उत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मेन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान एवं उत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान एवं उत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को क्या कहा जाए, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, क्या दोस्तों, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। चलिए तो आगे इन रेखाओं के बारे में भी समझेंगे और इनके बीच की दूरी भी, अधिकतम बीच की दूरी भी देखते हैं। तो क्या देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं जो समांतर नहीं होती हैं, क्योंकि अभी अक्षांश रेखा मैंने बताया था, अक्षांश रेखाएं किस तरह से थी, इस तरह से थी ना, बिल्कुल समांतर रेखाएं थी। क्या थी दोस्तों, समांतर रेखाएं थी, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से चल रही थी सभी रेखाएं। वो इस तरह से वो काटती हुई चलती थी। क्या चलती थी, वो इसी तरह से वो काटती हुई चल रही थी, लेकिन वो समांतर थी। ठीक है, और देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। किस तरह की होती हैं देशांतर रेखा, चलिए तो उन्हें भी देखते हैं। तो रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है, यानी इनके मध्य की दूरी जो है बढ़ती और घटती जाती है। ठीक है, उनके बीच की दूरी जो है बढ़ती जाएगी, यानी ध्रुवों ने सिरों पर, कितनी सिरों पर क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल छोर पर इनकी दूरी कम होती है और अधिकतम दूरी इनके बीच में होती है। तो कितनी होती है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, वहाँ पर कितनी थी उनकी अधिकतम दूरी दोस्तों, मैंने बताया था उनके बीच अधिकतम दूरी थी 111 किलोमीटर। ये बिल्कुल सेम यानी समांतर, यानी बिल्कुल बीच की दूरी यहाँ पर भी कितनी थी, 111 किलोमीटर की बीच की दूरी थी। लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच में क्या होता है दोस्तों, देशांतर रेखाओं के बीच में यानी ये थोड़ी सी किस तरह की थी, यानी
क्षैतिज रेखाएं थी, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं किस तरह से होती हैं, तो वर्टिकल होती हैं यानी लंबवत होती हैं। तो ये रेखाओं के बीच की दूरी मध्य में कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर हो जाती है। तो ये किस तरह से होती हैं दोस्तों, इन रेखाओं को भी बता देते हैं दोस्तों। जैसे कि ये हो गया मध्य, ठीक है, इसकिन के बीच की दूरी इस तरह से चलती जाती है, किस तरह से, यूँ, यानी बीच में तो दूरी इनकी बढ़ती जाती है और सिरों पर क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो इस तरह की दूरी होती है। तो भारत, अब आगे देखते हैं इसे कट करके, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखते, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है दोस्तों, भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। दोस्तों कितनी फैली हुई है, 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार इतना 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अतः भारत का विस्तार जो उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में है, ठीक है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ये मैंने अभी बताया था आप सभी को रेखा है। इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, इनके बीच की दूरी दोस्तों बढ़ रही है। क्या हो रही है दोस्तों, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है ना, क्योंकि सिरों पर इनके बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। क्या होते हैं, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें कौन कौन से राज्य आते हैं, कर्क रेखा के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए तो इससे दोस्तों मैप वाइज भी देख लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मैप वाइज भी देख लेते हैं, जो आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। गुजरात है और राजस्थान, गुजरात के किस राज्य से, यानी अहमदाबाद से, किससे दोस्तों, यानी किस शहर से, अहमदाबाद से। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची और झारखंड के यानी रांची, ठीक है। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, रांची है, रांची से होकर गुजरती है। और अब चलते हैं आगे, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। क्या है दोस्तों, ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये आप सभी मैप में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर चाहो तो मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका जूम कर देता हूँ, आप सभी बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हैं दोस्तों 8 राज्य जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अगला, सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने, यानी क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा के उत्तर यानी उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। क्या होते हैं, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है, जो कि 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। क्या होता है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर, यानी कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होती है दोस्तों, बढ़ती जाती है। चलिए तो आगे देखते हैं। 4th पॉइंट यानी मानक समय, यानी मानक समय के बारे में समझते हैं दोस्तों। किसी देश में किसी एक मध्यवर्ती देशांतर, क्या है दोस्तों, किसी देश में एक मध्यवर्ती देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय मान लिया जाता है, जिसे मानक समय कहते हैं। भारत
की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है दोस्तों, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 330 इंचेज पूर्वी देशांतर से लिया गया। किसे पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी यानी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच GM यानी ग्रीनविच मेन टाइम से 5 घंटा अधिक है। किससे, भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट अधिक यानी 5.5 घंटे का इसके बीच अंतर है। ठीक है, मानक समय और ग्रीनविच के बीच दोस्तों कितने घंटे का अंतर है, तो दोस्तों 5.5 घंटे का अंतर है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न पर आगे देखते हैं दोस्तों। मैप में देखते हैं जो है भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है। भारतीय मानक समय रेखा आप सभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये है। ठीक है, स्ट्रेट यानी 82 डिग्री 30 इंचेज पूर्वी देशांतर जो है इलाहाबाद के नैनी यानी इलाहाबाद किस में पड़ता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद के अंदर आता है नैनी से होकर गुजरती है। चलिए तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे किन किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। तो इलाहाबाद के नैनी से होकर और ये छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 3 और ये आता है आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होकर ये गुजरती है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा कितने प्रदेश से होकर गुजरती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बताया था आप सभी को कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। 1 2 कितने से होकर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश कितने हो गए, 4। और ये आप सभी को दिख रहा होगा थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बॉर्डर से होकर भी गुजरती है। तो इस यानी कि 5 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। चलिए तो आगे देखते हैं। प्रधान एवं उत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर से 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, इसलिए इन सभी को महान वृत्त यानी ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच या प्रधान एवं उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। तो पृथ्वी 24 घंटे यानी 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी पृथ्वी कितने 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 होती है। एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार क्या है दोस्तों, इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आता है। प्रत्येक 15 देशांतर पर कितना आता है दोस्तों, 1 घंटे का अंतर आता है। सूर्य पूरब में उदित होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपनी धुरी पर घूम रही है। 0 डिग्री प्रधान एवं उत्तर से पूरब की ओर जाने पर समय GMT ग्रीन मेन टाइम आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। तो कितने घंटे का, 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। तो 180 डिग्री पूर्व यानी
180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे का अंतर पाया जाता है, दिन रात में, यानी एक दिन एक रात, यानी 24 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। तो भारत पूर्वी, अब अगला पॉइंट हमारा 5th पॉइंट है, दूरस्थ बिंदु, यानी भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है दोस्तों? भारत पूर्वी एवं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। क्या है दोस्तों? तो पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, आप सभी को अभी मैप में भी हम दिखाएंगे और देख सकते हो, ठीक है। भारत के इतने वृहद क्षेत्र के 4 दूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट यानी साउथर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? दक्षिणी पॉइंट कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार अथवा तथा बड़ा निकोबार भी कहा जाता है। इसे क्या, इंदिरा पॉइंट को क्या है? ग्रेट निकोबार और बड़ा निकोबार द्वीप भी कहा जाता है। तो एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी तमिलनाडु। दूरस्थ उत्तरी बिंदु नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट। क्या है दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। अब ये आप सभी मैप में से देख सकते हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों? तो नॉर्थर्न पॉइंट कौन सा है दोस्तों? यानी उत्तरी इंदिरा कॉल यानी सियाचिन जम्मू एवं कश्मीर। ये हमने आप सभी को बताया था। क्या कह रहा था? तो जम्मू कश्मीर वाला कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कॉल। और साउथर्न यानी दोस्तों दक्षिणी पॉइंट कौन सा है दोस्तों? ये कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? तमिलनाडु यानी मुख्य भूमि पर स्थित है। क्या है दोस्तों? मुख्य भूमि पर। और दोस्तों पश्चिमी गौरा माता या गुहार मोती गुजरात में है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्चिमी बिंदु को कहा जाता है गौरा माता या गुहार मोती कहा जाता है। तो अब बात आती है पूर्वी बिंदु की, ठीक है। तो इसे किबिथु भी कहा जाता है। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसे किबिथु भी कहा जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। इसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और उत्तरी पॉइंट को इंदिरा कोल कहा जाता है। ये आप सभी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये है दक्षिणी पॉइंट, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। दूरस्थ पश्चिमी बिंदु तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गौरा माता या गुहार मोती भी कहा जाता है। दूरस्थ पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यानी किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अब चलते हैं 6वें पॉइंट पर। हमारा लास्ट पॉइंट है ये सीमावर्ती देश। क्या है दोस्तों? सीमावर्ती देश। अब इन देशों को देखते हैं, सीमावर्ती देशों को देखते हैं। चलिए तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की कौन कौन सी हैं दोस्तों? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानक निर्मित, जबकि अन्य 6 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान
तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है। क्या है दोस्तों, इनके बीच में भारत की सीमा प्राकृतिक हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। पड़ोसी देशों के बीच पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं। किस प्रकार है दोस्तों, अब देखते हैं इनको। और फर्स्ट पॉइंट दिया रखा है यहाँ, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर पंजाब। और पाकिस्तान को कौन कौन से राज्य जो है स्पर्श करते हैं, तो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो है पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। अब अगला पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य की जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब चलते थर्ड पॉइंट पर। और अफगानिस्तान की भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा रेखा भी कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कितने राज्य हो गए, 2। ठीक है, कितने दोस्तों, कुल मिलाकर 5 राज्य जो है सीमा को साझा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य को मिजोरम, मेघालय और असम, पश्चिम बंगाल, म्यांमार भी कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलें। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। चलिए तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। छठवां है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड। कौन से दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भी 5 राज्य हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले। भूटान। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य हैं जो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हैं भारत के सीमावर्ती राज्य दोस्तों। ये हैं अफगानिस्तान जो है, देखो चलिए जूम करके मैं आप सभी को दिखाता हूँ। बिल्कुल, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किसकी है दोस्तों, अफगानिस्तान की है। ठीक है, आप चलते सबसे छोटी अफगानिस्तान की हो गई, तो सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी दोस्तों, तो सबसे बड़ी है, आप देख सकते हो, पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश की सबसे बड़ी है सीमा रेखा, बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा। बांग्लादेश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए तो अब आगे देख सकते हैं दोस्तों, ये आप सभी ने देख लिया बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यह है जलीय देश जो है सीमा रेखा भारत से श्रीलंका की लगती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या करा, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर। क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी सुप्रीम पोजिड बाउंड्री एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी वाम शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। तो 1947 में भारत और पाकिस्तान ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया गया था। तो इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, तो चीन और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों, मैकमोहन। जो चीन और भारत के बीच जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है दोस्तों उसे कहते हैं डूरंड रेखा। ठीक है, तो समुद्र पार तथा भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा, समुद्र पार सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा दोस्तों, श्रीलंका है जो भारत के निकटतम देश है। अब आती है जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक क्या होता है दोस्तों, मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तो यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। क्या कहता है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। चौड़ाई कितनी है, 64
से 137 किलोमीटर, 64 से लेकर 137 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर 1755 से 63 रॉबर्ट पार्क ने के नाम पर किया गया था। किसके नाम पर किया गया था? तो रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, तो इसकी कुल लंबाई तो 4096.7 किलोमीटर है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ लगती है। तो अफगानिस्तान की दोस्तों कौन सी है? 106 किलोमीटर के साथ जो सीमा लगती है। तो भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर श्रेणियाँ अरकामायोमा, नागा, पटकाई ये जो भारत म्यांमार के मध्य उत्तरी पूर्व पर श्रेणियाँ हैं तो स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। सिक्किम प्रदेश कौन सा दोस्तों? सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों कौन से दोस्तों? 3 देशों क्रम से नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से मिलती हैं। किससे किससे मिलती हैं? तो त्रिपुरा पश्चिम एवं दक्षिण में किसमें? त्रिपुरा जो उत्तर में, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा? त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो अतः इसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा के जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसकी? बांग्लादेश की। चलिए तो अब आगे देखते हैं। बस दोस्तों इतना ही था। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, चलिए तो दोस्तों